अभी तक क्या क्या पढ़े आप लोग सेंटर ऑफ मास में, कौन बताएगा सीक्वेंशियली क्या जो जो टॉपिक, अच्छा छोड़ो पहले फर्स्ट लेक्चर से छोड़ो, जो लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें हमने क्या क्या टॉपिक छोड़े थे, याद है किसी को? सीक्वेंशियली सारा सब कुछ बताइए। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी के बारे में, मतलब उसका वेलोसिटी मतलब कैसे, जो मेन कंक्लूजन आया था, कंक्लूजन वो क्या आया था? कंक्लूजन यही आया था कि अगर मान लीजिए आपका सिस्टम जो है, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है और सारे इंटरनल फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो क्या होता था? आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता था। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होने का मतलब था कि आपकी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास थी वो कांस्टेंट रहती थी। कांस्टेंट में भी दो चीजें, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी वो रेस्ट पे ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी को बदलने वाला कोई नहीं है। अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी रेस्ट पे। अगर इनिशियली वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो फाइनली भी क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पर मौजूद नहीं है। ये बातें हम लोगों ने समझी थी, देख ली थी। आज इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। किसके बारे में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। भैया तो देखो फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने कि जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है ये क्या होता है? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 प्लस 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 कितना, जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके सिस्टम में, मान लीजिए आपके पार्टिकल्स में n सिस्टम्स हैं, तो सारे के मास को सबके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम से। अगर टोटल मास ऑफ द सिस्टम से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। आया समझ में? अब एक होती थी आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला क्या होता था? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो nth पार्टिकल के मास को भी उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऐड करके सारे जो टोटल मास है आपके सिस्टम का m1 प्लस m2 प्लस m3, जितने भी मासेस हैं आपके सिस्टम में, सारे मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब आपने बोला था सर कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका जीरो हो जाता है तो क्या होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो भी जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो हो जाने का मतलब क्या है सर? कि आपका जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की VCOM, ये क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, और क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में ये जो नीचे है ये m1 प्लस m2 प्लस m3 जितना भी आपका है, सारे मासेस का जो सम है आपके सिस्टम में, मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं, तो नीचे क्या है? सारे पार्टिकल्स के मास का सम है। इस पूरे मास को ये पूरा मास क्या बता रहा है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो ये क्या बता रहा है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। अगर इस टोटल मास ऑफ द सिस्टम को हम v सेंटर ऑफ मास से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? ये आपका m1 प्लस m2 प्लस m3, मान लेते हैं आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, तो हमने क्या किया? सारे मासेस के सम को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर क्या बना आपका? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस जितने भी आपके mn vn जितने भी है आपके पार्टिकल्स, सबके मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर हुआ। आया समझ में? अब ये क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3, सारा ये क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं तो सारे पार्टिकल्स के मास का सम, मतलब आपको टोटल मास ऑफ द सिस्टम ये बता रहा है। अगर हम इसको कैपिटल M से डिनोट करें टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो ये क्या हो गया? m इंटू VCOM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस जितने भी हैं आपके mn vn। आई बात समझ में? अब ये क्या है? m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है क्या? ये क्या बता रहा है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज मास इंटू वेलोसिटी?
मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो ये बता रहा है m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बता रहा है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। टोटल सिस्टम का मोमेंटम p जो होगा वो क्या होगा? सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंटम्स के सम के बराबर होगा। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप कहां पे पहुंचे हो? आप ये पहुंचे हो कंक्लूजन पे कि जो पूरे सिस्टम का मोमेंटम होता है वो क्या होता है? जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में सारे के मोमेंटम के सम के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताना, आप बोले कि सर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया तो m इंटू वी से m भी कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हुआ, कब कांस्टेंट हुआ? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो अगर आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आपका मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो गया। और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के कांस्टेंट होने का मतलब ये है, अगर आपके पूरे सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब है कि पी आई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ दैट इज फाइनल मोमेंटम। मतलब कि जो मोमेंटम आपके पूरे सिस्टम की इनिशियली थी सेम मोमेंटम आपके सिस्टम की फाइनली भी होगी। आया समझ में? कब? ये ध्यान रखना है कब? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो हो और जो इंटरनल फोर्सेस आपस में एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रही है वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हो। आया समझ में? लिखिए यहां तक। अब देखिए इसमें, इस केस में आपको दो प्रकार के सवाल मुख्यतः देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला होगा जहां पर आपसे पूछा जाएगा, दो बॉडीज होंगी आपके सिस्टम में, दो बॉडीज होंगी, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि अगर एक बॉडी डिस्प्लेस करती है तो उसके डिस्प्लेस करने की वजह से दूसरी बॉडी कितनी डिस्प्लेस करेगी। आपसे या तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा या फिर आपसे हो सकता है वेलोसिटी पूछी जाए। हो देगा आपसे बोल देगा कि दो बॉडीज थी, एक जो बॉडी थी उसकी कुछ वेलोसिटी हो गई तो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी। तो या तो आपसे पूछ दे कि एक डिस्प्लेसमेंट अगर एक में डिस्प्लेसमेंट हो तो दूसरे में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर आपसे पूछ दे अगर एक की वेलोसिटी इतनी है तो दूसरी की वेलोसिटी क्या होगी। तो जब भी सवाल वेलोसिटी के बारे में पूछे, जब भी वेलोसिटी के बारे में पूछे तो हम कौन सा लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। और जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछेगा तो क्या लगाएंगे? जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछेगा तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे ही होगा, और जब फाइनली भी रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। और जब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है तो हम क्या करते हैं? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 सारे का जो सम होता है उसको हम क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। आया समझ में? तो भाई इसको एग्जाम्पल से क्वेश्चन जब आप सॉल्व कीजिएगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और देखेंगे कि कब किस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? आप लोग के स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? स्कूल में चैप्टर 5 खत्म हुआ। चैप्टर 5 मतलब रिजिड बॉडी रोटेशन खत्म हो गया, तो ये वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी अभी खत्म हुआ है। यार देखो एक चीज आपको हम बता रहे हैं बहुत अच्छे से कि जिस स्पीड से स्कूल में आपके चल रहा है सिलेबस ना, वो साल के अंत में कंप्लीट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और अगर टीचर्स कंप्लीट करवाएंगे तो वैसे ही कराएंगे कि लास्ट में मैराथन क्लासेस करवा देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको बता करके लो भाई हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। तो स्कूल के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिएगा। दूसरी बात कोचिंग, यहाँ भी आपका फरवरी में एग्जाम होगा ना, 11th का एग्जाम कब है? मार्च में होगा। चलो अगर मार्च भी मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं मार्च, तो आपके पास दिसंबर है, नवंबर अब खत्म होने वाला है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, आपके पास 3 महीने हैं। और 3 महीने में भी अच्छा खासा सिलेबस आपका बाकी है, अभी आपका आधा भी 11th कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है? तो हम लोग के पास भी समय कम है, तो हम क्या करेंगे? पहला, क्लास का थोड़ा सा लेंथ हम बढ़ाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्लास में आपको सारे टॉपिक्स करवा दिए जाएंगे, बट न्यूमेरिकल्स जितना हम करवाना चाहते हैं एक चैप्टर में, जैसे वर्क पावर एनर्जी में हम आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए, HC वर्मा के क्वेश्चंस लगवाए हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन मिला वहाँ से आपको लगवाया गया क्वेश्चन। बट ये सेम चीज़ अगर हम हर एक चैप्टर में करने लग जाए तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और सिलेबस कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है 11th का एग्जाम है। ठीक है?
तो पहला प्रायोरिटी हमारा रहेगा कि आपका मार्च आते आते पहला सिलेबस कंप्लीट हो, इसलिए न्यूमेरिकल्स की संख्या जो क्लास में होगी वो कम होगी, तो आपको खुद से न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे। घर पे आप खुद से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। स्पीड हम लोग क्लास में थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर हो सकेगा, ज़रूरत लगेगा तो आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लास भी लगाया जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम में लिखेंगे क्या, है ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 12th स्टार्ट हो गया और पता चला कि 11th क्लास का 3 चैप्टर पढ़े ही नहीं, वो और भी ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि आपके पास एक बलून है, ठीक है, आपके पास एक बलून है, यहां पर एक बंदर है, ठीक है, एक बंदर है। इस बंदर ने क्या कर रखा है, इस बलून को पकड़ रखा है। इस बलून की कुल लंबाई जो है, इसके थ्रेड की जो कुल लंबाई है, यह है आपकी L, ठीक। बंदर का मास है स्मॉल m और इस बलून का मास है कैपिटल M। आई बात समझ में? इनिशियली सिस्टम आपका कुछ ऐसा है कि एक बलून है, बलून के एक रस्सी से आपका एक बंदर लटका हुआ है। इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है। आपका बंदर जो था उसका मास m है, बलून का मास कैपिटल M है। सवाल आपसे ये पूछता है, सवाल ये लिखता है कि if initially the system was at rest, अगर इनिशियली आपका सिस्टम रेस्ट पर था तो by what distance the balloon shifts downward, when the monkey reaches topmost point। आया बात समझ में? आपके सिस्टम में दो बॉडीज हैं, एक का मास है स्मॉल m, एक का मास है कैपिटल M, ठीक है। अब यहां पर आपको वेलोसिटी से नहीं खेलना है, वेलोसिटी के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। आपसे पूछ रहा है कि अगर मंकी इस रस्सी को पकड़ के इतना दूरी चढ़ गया, L ऊपर चढ़ गया, तो बलून कितना नीचे आएगा। मतलब आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कि बलून कितना डिस्प्लेस करेगा। क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट? अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बताए थे। कॉन्सेप्ट लगाइए, कोशिश कीजिए सवाल को बनाने का। अच्छा सवाल है, कैसे बनाएंगे, कुछ आइडिया लग रहा है? कोई अप्रोच बताइए, अगर आपके दिमाग में अप्रोच सोच पा रहा है अगर कुछ तो बताइए, कैसे सोचेंगे, क्या अप्रोच यहां पे लगाएंगे हम। डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है कि अगर मंकी आपका ऊपर चढ़ा तो बलून कितना नीचे आया। वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, ठीक। हम क्या करेंगे, सिंपली इस क्वेश्चन का पहला 3 जो शब्द है वही आपको सारा सब कुछ बता देगा। क्या? इफ इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट। अगर इतना ही आपने पढ़ लिया ना, यहीं से आप समझिए कि भाई क्वेश्चन हमको कैसे बनाना है। कैसे? सिस्टम आपका इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक। क्या अगर हम इस बलून और मंकी को अपना एक सिस्टम मान लें, अगर मेरे सिस्टम में बलून और मंकी है, तो क्या इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी। मतलब कि सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पर था तो फाइनली भी रेस्ट पर ही होगा। अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था, जो कि था, सवाल में दे रखा है कि इनिशियली आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही होगा, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका सेंटर ऑफ मास है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? 0। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? ये होता है m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2, मतलब m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2 प्लस जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके मास में mn इंटू डेल्टा rn डिवाइडेड बाई क्या करते थे हम? टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस
जितने भी मासेस हैं आपके mn टोटल मास से डिवाइड कर देते थे तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल जाता था। यहां पर आपके सिस्टम में कितने मासेस है? 2 मासेस, तो हम सिर्फ 2 मासेस के लिए यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, m1 मतलब मंकी, ठीक है, इंटू डेल्टा r1 प्लस बलून m इंटू डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये जो है वो आपका जीरो है, ये तो आपका जीरो है क्योंकि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो हो गया। तो आपका क्या बना? ये फाइनली आपका बना स्मॉल m इंटू डेल्टा r1 प्लस कैपिटल M इंटू डेल्टा r2, ये जीरो होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि बलून कितना नीचे आया। अब यहां पर दिमाग कहां लगाना है? दिमाग लगाना है सर कि ये डेल्टा r1 और डेल्टा r2 होगा कितना। ज्यादातर बच्चे अगर यहां तक पहुंच गए तो गलती डेल्टा r1 और डेल्टा r2 निकालने में ही करेंगे। कैसे निकालेंगे? हम सारा कुछ सब कुछ जो हम निकालेंगे ग्राउंड फ्रेम में निकालेंगे। हमारा फ्रेम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मंकी का डिस्प्लेसमेंट और बलून का डिस्प्लेसमेंट दोनों हम ग्राउंड फ्रेम में निकालेंगे। तो हम मानते हैं लेट द बलून डिस्प्लेसेस बाय x, लेट द बलून डिस्प्लेसेस बाय x इन क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन। बलून जो है, अब मान लेते हैं कि x नीचे आया, ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? बलून को खींच के नीचे लाएगा। तो बलून ने मान लेते हैं x नीचे आया, तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में कितना हुआ? देखो, अगर ये बलून फिक्स होता, मान लेते हैं बलून फिक्स होता, ये नीचे नहीं आता, तो मंकी कितना डिस्प्लेसमेंट होता? L हो जाता। अगर ये नीचे नहीं आता तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता L, बट क्योंकि ये ऊपर चढ़ा तो L तक तो पहुंच गया, बट बलून नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मंकी का कितना हुआ? L माइनस एक्स। आया समझ में? L माइनस एक्स। अगर बलून फिक्स होता तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट कितना होता? L। तो मंकी तो ऊपर पहुंच गया L, लेकिन बलून ही नीचे आ गया x, तो मंकी का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? L माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे क्या? स्मॉल m मतलब मास ऑफ मंकी इंटू L माइनस एक्स प्लस बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है नीचे की तरफ, x है नीचे की तरफ, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आया समझ? अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है, ml माइनस mx माइनस कैपिटल mx इज इक्वल टू 0। आपका क्या बन गया? ये यहां से आया आपका स्मॉल ml इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू x। इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका x क्या आ जाएगा? ml बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून कितनी होगी? ml बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। आया बात समझ में? कहीं कोई डाउट है तो फिर लिख लीजिए। आपने बलून का जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे माना था डाउनवर्ड डायरेक्शन, आपने ही माना था डाउनवर्ड डायरेक्शन, और क्या आया है? x प्लस में आया है, x इक्वल टू ml बाई m प्लस m, मतलब x पॉजिटिव आया है। मतलब आप जिस डायरेक्शन में मान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है। अगर ये माइनस में आया होता, इसका मतलब आपने जिधर माना है उसके विपरीत दिशा में है। समझे? ये बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। भाई साहब, आपने नीचे माना और आंसर पॉजिटिव आ गया, मतलब आपने सही माना था, उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे ही है। बट अगर आपने नीचे माना होता और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया होता, मतलब आप जिधर मान रहे हैं उसके विपरीत दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, तो बलून का तब क्या होता? ऊपर होता। आया समझ? लिखिए। आपका बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, सच्ची बता रहा हूं। कब आपका स्टार्ट हुआ था? अप्रैल में स्टार्ट हो गया था। जून से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर तक अगर हम मान लें 5 महीना, और 5 महीना में आपको 4 चैप्टर भी नहीं पढ़ाया गया ढंग से। सोचिए उस 5 महीने में आपका कितना मेजर पोर्शन कंप्लीट किया जा सकता था, लेकिन जो कि नहीं हुआ। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि अब जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, सिलेबस तो आप कंप्लीट करेंगे, वो चैप्टर्स आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप ज़्यादा टाइम एक चैप्टर पे नहीं दे पाएंगे, आपके पास मजबूरी है आपकी। थ्योरी पढ़ो, कुछ न्यूमेरिकल्स देखो जो हो पाता है, क्योंकि ऐसे अगर फिजिक्स में ये हाल है तो आपके स्कूल में केमिस्ट्री का भी यही हाल होगा।
मैथ्स का भी लगभग यही हाल होगा, आपका सारा सब्जेक्ट डिलेड ही चल रहा होगा, तो आपको सारे सब्जेक्ट को करना है इसी 3 महीने में करना है। अब सोचो आप लोग कैसे मैनेज करोगे। स्कूल ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया भैया कि हम तो लागू, तो लास्ट में बोल देगा हम तो सब करा दिए। देखिए हम इसने इतना तारीख को ये चैप्टर पढ़ाए थे, उतना तारीख को ये चैप्टर पढ़ाए थे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। स्कूल फंसेगा कौन? आप। चलिए और क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बोट है, ठीक, एक बोट है, बोट का जो मास है वो है 40 kg, ठीक है, बोट का मास है 40 kg। ये बोट पानी में है, पानी में आपने बोट को रख रखा है, ठीक है जी। इस बोट की जो कुल लंबाई है, लेंथ ऑफ द बोट, ये है 4 मीटर्स, ठीक। एक बोट है 40 किलो का, बोट की कुल लंबाई है 4 मीटर। बोट के एक छोर पर एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो हमने इसको ए बोला। बोट के एक छोर पर एक व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का जो मास है वो है आपका 50 kg। इस व्यक्ति का मास है 50 kg। और बोट के दूसरे छोर पर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा है, इसको बी बोल लो, इस बी का मास है 60 kg, ठीक है। 50 kg और 60 kg, ये सेटअप समझ गए। अब सवाल देखो, सवाल क्या है? सवाल ये है कि बोथ if the system was initially at rest, and after some time A and B, ये जो दोनों A और B हैं, A and B क्या करते हैं? A and B if the system was at rest and after some time A and B move to the center of the boat, A and B move to the center of the boat। तो सवाल ये बोलता है कि find the displacement of the boat, आया गया सवाल समझ में? इनिशियली ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है। एक बोट है 40 किलो का, बोट की कुल लंबाई है 4 मीटर, इसके एक सिरे पर एक व्यक्ति खड़ा है, ए जिसका वेट है, जिसका मास है 50 किलो, दूसरा व्यक्ति है बी जिसका मास है 60 किलो। इनिशियली सब रेस्ट पे था। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति चलते हैं और यहाँ पे बोट के सेंटर पे आकर के खड़े हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि फाइनली बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बनाइए, दिमाग लगाइए। चलिए जी देखिए, सिंपल सी बात है, यहां पर भी सेम कहानी है। पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर था। अगर हम सिस्टम मान ले, मेरा बोट है, ये दोनों मास से तीनों मिलाकर के मेरे सिस्टम में, मतलब एक ऐसा सिस्टम इसमें 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट पर था, क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है? नहीं एक्ट कर रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो क्या आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था तो फाइनली भी रेस्ट पर होगा। अगर सेंटर ऑफ मास फाइनली भी रेस्ट पर होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना देर में जाइएगा? बस सर आधा घंटा। हम आ रहे हैं ना? ठीक है, 15 ठीक है, ठीक। अगर आपका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पर था, फाइनली भी रेस्ट पर रहेगा, तो डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2। और यहाँ पर 3 मासेस हैं, तो आपका तीसरा भी होगा m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाई क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3। ये टोटल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 0 क्यों होना चाहिए? समझ में आया ना? ठीक है। अब इसको इससे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बना? इक्वेशन आपका क्या बना? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3, ये तीनों क्या? 0। अब मेन यहाँ पर क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो है डेल्टा r1 और डेल्टा r2 डेल्टा r3 आपको पता करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। तो हम ये मान लेते हैं, खुद से अपनी इच्छा से हम मान लेते हैं कि लेट द बोट
let the boat displaces by x meters, in right direction। हमने अपनी इच्छा से माना कि बोट में मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये बोट स्टेशनरी होता, बोट नहीं हिलता, ये A सेंटर पे चल के आता, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हम कितनी लिखते? 2 मीटर लिखते। तो 2 तो ये चला, लेकिन जो बोट है वो भी x मीटर आगे बढ़ गया, तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 + x। फिर से सुनना, अगर बोट स्टेशनरी ही रहता तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 2 मीटर। तो 2 मीटर तो इसने चला, बट बोट भी आगे बढ़ गया x से, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2 + x। तो आप क्या लिखेंगे? m1 के बदले आप लिखेंगे क्या? 50 × 2 + x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस m2 60, ठीक। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भाई देखो, अगर बोट स्टेशनरी होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? -2। कितना होता? -2। बट बोट जो है वो आगे बढ़ गया, कितना से? x से, तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 60 × x - 2 प्लस 60 × x - 2 प्लस बोट का मास कितना? 40 × इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? x। 40 × x। आई बात समझ में? बराबर टोटल क्या होना चाहिए? टोटल होना चाहिए आपका 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना? 100 + 50x + 60x - 120 + 40x = 0। कितना हो जाएगा ये? 50x + 60x + 40x कितना? 150x - 20 = 0। तो x = 20/150। ये किस में? मीटर्स में। ये कितना आएगा? मीटर्स में आएगा। अगर इसी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो x = 20 × 100 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 150। कट गया 5 2 जा 3 बार में, कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये होगा आपका 40/3 मतलब 13.33 मीटर्स। 13.33 मीटर। डायरेक्शन क्या होगा? ये क्योंकि पॉजिटिव आया है तो आपने जिधर माना था उधर ही, मतलब 13.33 मीटर्स इन राइट डायरेक्शन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करके मास को बना सकते हैं। कैसे? 50 kg को 60 kg को सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक। उसके बाद उन दोनों को सेंटर ऑफ मास करके फिर इन दोनों मतलब तीनों के एक बार साथ में निकालेंगे, निकल जाएगा। एक काम करना, एक बार जैसे आप बोल रहे हो ना, एक बार बना के देखना। एक बार बनाओ, अच्छे से बनाना, ठीक है। होमवर्क लिखो, यही सेम क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो उसको जैसे बोल रहे हो वैसे बनाना और देखना आंसर क्या आता है। फिर हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। या है समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए लिख लिए, जल्दी लिखिए सॉल्यूशन। आपको अगर मन है तो आप लेफ्ट मान लीजिए, लेफ्ट मान के निकालिए। जो आपका आंसर आएगा उसके जस्ट अपोजिट आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव आने का मतलब क्या? आप जो लेफ्ट मानेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, समझे क्या? 20 हाँ, वो सही पकड़ा है, एकदम सही पकड़ा है। वहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि जब आपने यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो यहाँ भी आंसर आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा। बिल्कुल सही। हम लोग जहाँ पढ़ते थे ना, जब 11th क्लास में गए थे, तो हम लोगों को जो पहला 5 चैप्टर है ना फिजिक्स का, पहला 5 चैप्टर रिजिड बॉडी रोटेशन तक, मतलब ग्रेविटेशन से पहले तक, बहुत इत्मीनान से सर पढ़ाए थे, बहुत इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितना स्लो आपको अभी वहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, उतना ही स्लो हम लोग का भी सिलेबस चल रहा था। फ़र्क बस इतना था कि उतना स्लो में उसका फ़ायदा इतना था हम लोग को, हम लोग की मैकेनिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई थी, बहुत स्ट्रांग। और जिस बच्चे का 11th क्लास का पहला 5 चैप्टर पे कमांड है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के रिजिड बॉडी रोटेशन तक जो बना लिया भाई, मचा देगा फिजिक्स में, हम आपको सही बता रहे हैं। इसके आगे 12th की जो फिजिक्स आने वाली है 11th के सामने तुलनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और जो फिजिक्स का क्लास 11th का पार्ट 1 मतलब रिजिड बॉडी रोटेशन तक
जो अपने कमांड उस पर बना लिया, सारा न्यूमेरिकल्स जितना है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं HC वर्मा, ये सब अगर बना करके आप बैठ गए पहला 5 चैप्टर, पूरा फिजिक्स 11 12 आप हिला दोगे एकदम, जो बना लेगा। अभी तो खैर आपके पास समय ही नहीं है कि आप लोग बना पाओ, समझ रहे हो। समय आ भी रहा है तो भाई देखो, कोई पर्व आ जा रहा है, त्योहार आ जा रहा है, शादी ब्याह, सबको देखना है, क्या करेंगे, रिश्तेदारी भी निभाना पड़ता है कि नहीं। लिख लिए। अगले साल अगर आपका बैच बना, मान लीजिए, और अगर उस बैच में हम पढ़ाए, पहले बता दे रहे हैं, अगर अगला साल आपका फिजिक्स का बैच बनता है, अगर उस बैच में फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, मेरे क्लास में बैठने का पहला कंडीशन ही होगा कि भाई आपका पर्व त्योहार रिश्तेदारी ये सब आपको बाद में निभाना है, पहले आपको क्लास अटेंड करना है। और ये आपसे बात हम नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि सर 1 साल के लिए कम से कम रिश्तेदारी से, दुनियादारी से अपने बच्चों को दूर कीजिए। नहीं तो होली में होली, दिवाली में दिवाली या छठ में छठ अगर मनवाइएगा तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, ये गारंटी। जैसे 11th 12th क्लास के बैच में जो हम पढ़ा रहे हैं, छठ के टाइम पे 3 दिन का हम खुद से छुट्टी दिए थे, जो कि मेरा देने का मन बिल्कुल नहीं था, बट वो लोग मांग रहे थे कि सर छठ हो रहा है, जाना है। और सही बात है, छठ एक बहुत बड़ा त्यौहार है बिहार झारखंड के लिए, तो डेफिनेटली है। तो 3 दिन की छुट्टी हमने खुद से दे दी, और वो 5 दिन का छुट्टी खुद से मार के आए, मतलब टोटल छुट्टी हो गया 8 दिन। 8 दिन तक क्लास सस्पेंडेड रहा, सिलेबस कितना पीछे चला गया। अभी जो शादी का सीजन चल रहा है, 20 तारीख से 3 बच्चे शादी सेलिब्रेट करने बाहर निकले हुए हैं, 10 दिन के बाद आएंगे। अब इस तरह से बस टाइम पास किया जा सकता है, अगर सही बताएं तो। मतलब हम आपको उसी तरह से पढ़ा सकते हैं कि आप मेरे पास आए, हम आपका नोट्स कॉपी भरवाए, आप नोट्स कॉपी लिए और घर चले गए। सीरियस पढ़ाई ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए अगले साल के मेरे बैच का कंडीशन ही ये होगा, आपसे कोई बात नहीं करेंगे, हम आपके पिताजी से, माताजी से, जो आपके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे कि सर 1 साल के लिए अपने बच्चों को दुनियादारी रिश्तेदारी से दूर कीजिए। दिवाली होली छठ छुट्टी जितना कोचिंग में दिया जाएगा उतना दिन बच्चा छुट्टी एंजॉय करे, उससे ज़्यादा छुट्टी एंजॉय करने को मत बोलिए, नहीं तो पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा। और हमसे तो ऐसे पढ़ाया ही नहीं जाएगा कि बच्चे छुट्टी मना रहे हैं आराम से। लिख लिए। 11th 12th में क्यों? एक ही बहन है? 2 बहन, 2 भाई 2 बहन है आप लोग? अपनी बहन है? फिर एक और बहन है, कजन, उसको भी शादी की, उसको भी छुट्टी है, 12th में ठीक हो गई। भाई देखो, एक चीज़ आपको हम नसीहत दे रहे हैं, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है, आप क्योंकि आप समझदार हो ही चुके हैं। अगर आप क्लास छोड़िएगा 10 दिन 15 दिन, तो आप इतना तो जान लीजिए कि आप कंपटीशन से बाहर हैं। बोर्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, नो डाउट बोर्ड में आप कर लेंगे अच्छा, कंपटीशन से बाहर है। कंपटीशन की दुनिया में जहां कट थ्रोट कंपटीशन है, एक मार्क्स के लिए सिर फुटबॉल हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके बैच में हमने ये बात बताया नहीं है। जिस कोचिंग में हम पढ़ा करते थे 7:30 बजे हम लोग का क्लास शुरू होता था सुबह में, और 7:30 से दोपहर 2 बजे तक क्लास चलता था। अगर क्लास में 7:30 बजे टीचर इंटर कर गए और आप 7:31 में आए तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्लास में सर आते थे, क्लास का गेट बंद, गेट के पास एक गेट कीपर होता था और वो गेट लगा देता था, और उसको इंस्ट्रक्शन था कि जो बच्चा लेट, मेरे घुसने के बाद जो बच्चा आया उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। मान लो सर को आने में 5 मिनट लेट हो गया, सर आए 7:35 में, तो 7:35 में गेट बंद। अब 7:35 के बाद जो भी आया वो उसको एंट्री मिलेगी ही नहीं, वो 1.5 घंटे तक कहाँ रहेगा, वो क्लास के बाहर रहेगा। अब फिजिक्स की क्लास जब खत्म होगी 9 बजे, अगले वाले सर आएंगे केमिस्ट्री क्लास में, तब उसको केमिस्ट्री में एंट्री मिलेगी, पूरा फिजिक्स उसका खत्म। और उस समय क्लास क्योंकि बड़ा होता था, स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो वो माइक पे पढ़ाते थे। तो माइक पे पढ़ाते थे तो जो वो बोलते थे उनकी आवाज क्लास के बाहर तक आती थी। तो जो भी बच्चा का क्लास मिस हो गया वो क्या करता था वो क्लास के बाहर बैठ करके सिर्फ
उनकी आवाज़ को सुन करके जितना समझ पाता था समझने की कोशिश करता था। और हमारे समय में ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब ये सब भी नहीं था भाई। अब ना आ गया यूट्यूब कि आपका एक लेक्चर छूट गया, आप उसको जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, समझ लोगे। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। आपका क्लास छूटा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उस टीचर के पास जाकर के रिक्वेस्ट करने का कि सर मेरे को आप समझा दीजिए। और उस टीचर के पास इतना समय ही नहीं होता था, सुबह से लेकर शाम तक उसके 4-5 लेक्चर्स होते थे। कब आपको समय देगा? अगर बीच में ब्रेक में आपको मिल भी गया कभी बैठे हुए तो 1 सवाल बता देगा, 2 सवाल बता देगा। आप चाहोगे कि पूरा 1.5 घंटा का आपका लेक्चर आपको समझा दे? असंभव। और ये आज भी है। आप लोग एक काम करना, अगर आपके दोस्त यार, कोई रिश्तेदार, अगर कोई बच्चा आपके उम्र का बाहर जाके पढ़ा होगा, जैसे आपके भैया मोशन में पढ़े थे, आप एक बार उनसे बात करना कि वहां का माहौल क्या होता है। वहां पर ऐसा होता ही नहीं है भाई, संडे तक को नहीं छोड़ता है सब। तो संडे को भी टाइम नहीं मिलेगा भाई। संडे जब आप कंपटीशन में आ गए ना, आपके लिए संडे, मंडे, दिवाली, छठ, दशहरा सब एक ही, सब बराबर। हर दिन पढ़ना है। एक बार तो रात में क्लास हमारी क्लास आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 8 से लेकर रात 8 तक हम लोग की क्लास लगती थी। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट लग रहा था कि छूटेगा, तो दिवाली के टाइम पे सुबह 8 से रात 8 तक 12 घंटे लगातार क्लास होती थी, समझ रहे हो। और बीच में हर 4 घंटे पर आधा घंटा का ब्रेक। सुबह 8 बजे हम लोग जाते थे, रात के 8 बजे कोचिंग से निकलते थे। पूरा सील पैक रूम एकदम। ठंड के मौसम में, कड़ाके का ठंड, पटना का ठंड वैसे भी सुने होंगे, वैसा ठंडा में भाई क्लास होता था। तो यहां आप माने कि यहां माहौल नहीं है, बट क्या आपका कंपटीशन सिर्फ चतरा में ही है? आपका कंपटीशन तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे से है ना भाई। तो आप ये क्यों सोच के चल रहे हो कि जो चतरा जिस तरह से बाकी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बाकी बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं, हम भी वैसे ही पढ़ेंगे। बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी एंजॉय करेंगे। मत सोचिए ऐसा। आप जहां तक आपसे हो सकता है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये आपके हाथ में है। जहां तक आपसे हो सकता है अपने पढ़ाई के लिए समय निकालिए, ये आपका समय है। जिनके साथ भी आप मान लीजिए किसी फैमिली रिलेशन में, फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ समय के बाद वो फंक्शन चला जाएगा और आपका समय भी चला जाएगा। वो समय आपका लौट के नहीं आने वाला। आप बोर्ड पास करेंगे, बोर्ड पास करने के बाद आपकी जहां आपको जो कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे। अच्छा कॉलेज मिला तो आपकी लाइफ बन गई, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो आपकी लाइफ खत्म तो नहीं बोल सकते, मतलब आप वो चीज नहीं अचीव कर पाएंगे जो आपका कॉम्पिटिटर करके ले जाएगा। आप पता कर लेना, अगर कोई भी टीचर आपको यहाँ जो हम दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, अगर उस तरह से आपको पढ़ाएगा तो मेरे को बताना। हम उससे पर्सनली हम चाहेंगे उससे जाकर के मिलना, क्योंकि हम जितना रिव्यू हमको मिला है पिछले 1.5-2 महीने में और उससे पहले भी, यहाँ पर जो पढ़ाई चल रहा है वो बस वही है। आइए, नोट कीजिए, नोट करके जाइए। क्लास छूटता है कोई दिक्कत नहीं है, बस समय पर फी आ करके दे दीजिए, खत्म कहानी। हम आपके भलाई के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप ये कैसे मैनेज करना है ताकि आपके परिवार को भी बुरा ना लगे और आपका क्लास भी अटेंड हो जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। बाकी आप देख लो, अगर मैनेज हो पाता है तो करना मैनेज, अगर नहीं हो पाता है तो फिर चले जाना शादी में। क्लासेस जो हम पढ़ाएंगे अच्छी बात है आपके लिए कि हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप बाद में तो देख लेंगे, बट बाद में कितना देखेंगे, देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, ये भी तो बात है। क्योंकि आपको सिर्फ फिजिक्स थोड़ी पढ़ना है। अगर आप 14 दिन क्लास मान लो छोड़ते हो, या अगर आप 10 दिन भी क्लास नहीं होगा तो आपका केमिस्ट्री भी जाएगा, मैथ्स भी जाएगा, इंग्लिश भी जाएगा, इकोनॉमिक्स भी जाएगा, सिर्फ फिजिक्स थोड़ी जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को सोचना शुरू कीजिए। ये आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा। शादी में जाएंगे ठीक है, परिवार से मिलेंगे, दूर दराज के आएंगे, चाचा भतीजा सब आपकी उम्र के बच्चे आएंगे, बहुत एंजॉय कीजिएगा। फिर उसके बाद लौटना तो इसी जगह है ना। कंपटीशन तो यही है, आपका कंपटीशन वेट कर रहा है भाई। अब देख लेना, आप ही के बैच में कुछ स्टूडेंट होंगे, आप ही के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, जब उनका रिजल्ट आएगा वो अच्छे कॉलेज जाएंगे
अगर आपको मिल गया अच्छी बात आपके लिए, नहीं मिलेगा आप फिर सोचेंगे यार वो ऐसा क्या किया जो हम नहीं किए। कुछ नहीं, उस अपने लाइफ में कुछ कुछ ऐसा डिसीजंस लिया जो आप नहीं ले पाए, जो शायद आपके वो शायद उसको वो माहौल मिल गया जो शायद आपको नहीं मिल पाया। आप ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बहुत अच्छे से निकाल दो कि सिलेक्शन सिर्फ तेज बच्चों का होता है, नहीं होता है। सिलेक्शन ज्यादातर बल्क में 99% एवरेज बच्चों का ही होता है, एवरेज टू बिलो एवरेज का होता है। ये दिमाग इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस का खेल है, बट सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। एवरेज बच्चे ही ज्यादातर सिलेक्शन लेते हैं। फर्क क्या होता है, उनको सही माहौल मिलता है। 12th क्लास के बहुत सारे बच्चे वो बोल रहे हैं सर 11th में तो हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है, 11th हमारा भागते भागते बीत गया कि इनके पास जाए कि उनके पास जाए, इनसे पढ़े कि उनसे पढ़े कि इनसे पढ़े। हम लोग यूट्यूब पे पढ़ने गए तो समझ में ही नहीं आया कि इसका लेक्चर देखे कि उसका लेक्चर देखे, और उसी में सारा समय निकल गया। उसी समय पे उसका कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, उसको सही टीचर मिल गया होगा, सही गाइडेंस मिल गया होगा, प्रॉपर कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसका पढ़ाई का ट्रैकिंग हो रहा होगा कि आज कितना लेक्चर बना करके आया है, कितना होमवर्क बना करके आया है, और वो पूरा ट्रैकिंग के हिसाब से वो पढ़ रहा है। तो आपका जो सिलेक्शन है ना वो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, बट पूरा दिमाग का खेल नहीं है। आपको क्या माहौल दिया जा रहा है, आपका क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीजों पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, अब आप मैच्योर हो चुके हैं। 11th का बच्चा बच्चा नहीं होता है भाई, इतना तो समझदार हो चुका होता है कि उसको अपना क्या बोलते हैं फायदा और नुकसान समझ में आए कि हम क्या करेंगे तो मेरा फायदा है, क्या करेंगे तो मेरा नुकसान है। तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि पापा या मम्मी अगर हम इतने दिन क्लासेस से दूर रहेंगे तो मेरे लिए उसको मैनेज कर पाना मुश्किल होगा। कोशिश कीजिए उनको समझाने का, अगर वो समझते हैं अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो फिर उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसी का नहीं है, ना मेरा नुकसान है, ना आपके टीचर्स का, स्कूल के टीचर्स का नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है। नुकसान अंत में आपका ही होने वाला है। जब रिजल्ट आएगा आप फील करेंगे काश पढ़ लिए होते, काश समझ लिए होते। अभी जैसे बात हो रही थी मेरी सर से, सर ने बोला कि 10th के बाद उन्होंने आपको बोल दिया कि तुम ऑनलाइन ही पढ़ो, घर पे ही पढ़ो। आप यूट्यूब से पढ़ रहे थे, आपका जब टेस्ट हुआ स्कूल में तब पता चला कि भाई क्या कितने अच्छे से पढ़ाई हो रही है। मार्क्स जब नहीं आया तब उन्होंने बोला कि अब तुम कोचिंग करोगे, है कि नहीं। जो आप लोग का एग्जाम हुआ था स्कूल में, उसी एग्जाम के बाद तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई अब तुम पढ़ो, फिजिक्स का यहाँ पढ़ो, मैथ्स का वहां जाओ, है कि नहीं। तो ये कब पता चला, रियलिटी चेक, ये इसी को बोलते हैं रियलिटी चेक, पता चलना कि आप कहां पर हैं। और एक बार अगर पता चल गया कि आपका लेवल अभी अच्छा नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत कीजिए, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा चाहिए। आपको अगर एंजॉय करना है आप छोड़ के जा पाएंगे, आपको फिजिक्स सीखना है आपको मजा आएगा मेरे क्लास में, आपको दोनों तरह के स्टूडेंट्स क्लास में दिखेंगे। मेजॉरिटी वो दिखेगी सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सर क्यों पढ़ा रहे हो, इतना तो है ही नहीं हमारा टारगेट। कुछ ऐसे भी दिखेंगे तो वही चीज़ को एंजॉय करके पढ़ेंगे, हाँ सर और पढ़ो, हाँ सर और न्यूमेरिकल्स बनाओ। समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा चिंता, अब इसलिए हम आपको ये सारी बातें बोल रहे हैं कि अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको समझाइए। अब तक आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे थे, अब आप उनको समझाइए कि आपके करियर के लिए क्या बेटर है। आप नहीं समझाएंगे, पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती है, आपको वो अकेले छोड़ के यहां नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको लेके ही जाएंगे वो। नुकसान आपका, और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर वो आप ही को सुनाएंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो। अरे भाई पढ़ने के लिए प्रॉपर एक रूटीन होता है, एक मोमेंटम होता है। जैसे कैसे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ने का तो दौड़ना सीख जाओगे। आज आपको बोल देंगे दौड़ने के लिए, दौड़ तो जाओगे 1 किलोमीटर, बट कल आपका पूरा पैर दर्द देने लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपका भविष्य आपके डिसीजंस पर निर्भर करता है।
मेहनत से ज़्यादा आपके डिसीजंस पे, कि आपने इस उम्र में क्या निर्णय लिया। आपने इंजॉय करने का आपका डिसीजन था या मेहनत करने का आपका डिसीजन था, और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। जो जैसा फैसला लेगा उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है? वो वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो आपको नहीं यहाँ दिख रहे हैं, वो आपको तब दिखेंगे जब रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं दिखेंगे। वो बच्चा हल्ला गामा करने वाला होता ही नहीं है सब। उसको ये नहीं दिखाना है भाई कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट ही सब कुछ बता देगा कि वो कर क्या रहा था। इसीलिए आप लोग भी समझदार बनिए, अपने लाइफ का डिसीजन अब लेना शुरू करने लायक आप लोग हो चुके हैं। सही फैसला लीजिए। पेरेंट्स आपका सपोर्ट करेंगे। जब पेरेंट्स देखेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ना चाह रहा है, तो वो कभी कोई दुनिया का माँ बाप ये नहीं कहेगा कि नहीं बेटा तुम मत पढ़ो। वो आपको अगर बोलेगा कि पापा हमको पढ़ना है ना, तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है तुम पढ़ो, बाकी हम घर पे सब मैनेज कर लेंगे। समझ रहे हो ना? तो आपका पेरेंट्स भी जब देखेंगे मेरा बेटा पढ़ रहा है, उनको खुशी भी होगा। चलो बेटा कम से कम बेटा तो सिंसियर हो गया है ना, सीरियस तो हो गया है ना। वो खुशी उनको ज़्यादा उस खुशी के सामने उनको वो खुशी कुछ नहीं होगा। आप शादी जाके अटेंड करेंगे, रिलेशन निभाएंगे, उनसे वो कोई खुशी नहीं होने वाली है भाई। क्या खुशी होगी? घर का शादी है, हाँ ठीक है सब लोग मौजूद है, तुम भी यहाँ पे मौजूद हो, उससे उनको खुशी क्या मिल रही है? लेकिन अगर वो ये सुनेंगे कि नहीं मेरा बेटा पढ़ना चाह रहा है, शादी में तक में आने को रेडी नहीं है, तो हाँ उनको इतना तो सेटिस्फैक्शन मिला कि ठीक है आज हमको थोड़ा भार पड़ जाएगा, अकेले मैनेज करना पड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है 6 महीना साल भर के बाद मेरा बेटा बन जाए, हो सकता है रिजल्ट निकाल के दे दे। उस चीज़ की खुशी उनको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप ऐसा डिसीजन लेंगे ना, तो उसमें पेरेंट्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। समझे? चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक सपोज करो कि एक कार है, ठीक है, एक कार है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एक कार है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कोई व्यक्ति, कोई पर्सन A, मान लो व्यक्ति A क्या है, ऊपर से जो इनिशियली सब कुछ रेस्ट, ये इनिशियली रेस्ट पे था, ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी के साथ। ये क्या करता है, इसका मास मान लीजिए स्मॉल m है, ये इस कार पर जंप कर जाता है। क्या करता है? इस कार पे जंप कर जाता है। अब सवाल आपके सामने ये है कि if the man drops on the car, which was already moving with velocity v, which was already moving with velocity v, then find the new velocity after the man lands on the car। इनिशियली कार मूव कर रहा था, कार का मास कैपिटल M है, इस मैन का मास है स्मॉल m। मैन जो है इस पे जंप करता है, जंप करने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बतानी है। बनाइए। सुनिए ये क्वेश्चन जो है अभी जो आपने लिखा था, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इसको आप लोग होमवर्क बना के आएंगे, ठीक है? इसको आप लोग होमवर्क बना के आएंगे, आपका होमवर्क है, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए।